बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी, एफएससी केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है, पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नया पोर्शन स्टार्ट करना है केमिस्ट्री का, डेट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 7 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर्स बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक बताया था, उसमें मैंने आपको डिटेल से हर चैप्टर बताया था कि इस चैप्टर में आप कौन सी केमिस्ट्री के ब्रांच पढ़ेंगे और नेक्स्ट आप कौन सी पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 बेसिकली दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल मीन बेसिक, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका मतलब है कि अब 7 चैप्टर में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस बनानी है, बेस पढ़नी है कि हम इसको किस तरह और कैसे पढ़ेंगे, इसकी बेस क्या है, इसका स्टार्टअप क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो दिस इज द लेक्चर 1 एंड आई होप यू नो माय नेम, दैट इज जताशा आफ्ताब। जी, कंटेंट्स देख लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। एक तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अर्ली एजेस में कैसे होते थे, उनका क्या कॉन्सेप्ट था साइंटिस्ट का, अब की एज में क्या कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके अलावा हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उनकी खासियत क्या है। और थर्ड पॉइंट है हमारा जी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन देख लिया, प्रॉपर्टीज देख लिया, अब हमने देखना है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते कहाँ से हैं। चलें जी गाइस, स्टार्ट करते हैं और लेक्चर पूरा देखिएगा, कोई स्किप मत कीजिएगा, ये ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट बात रह जाए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, अपने सजेशंस लाजमी दें। जी स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर हम अर्ली एजेस की बात करें, ओवर अप्रॉक्सीमेटली 200 टू 300 ईयर अगो, अगर 200 से 300 साल पहले की बात करें तो साइंटिस्ट, जिसमें से मेन साइंटिस्ट कौन था, बेrzelius, एंड द ईयर इज 1807। साइंटिस्ट का मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर ओनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अर्ली एजेस के जो साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ, इसको हम सिर्फ जानदार चीज़ों से ले सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। जो इनऑर्गेनिक है वो नॉन लिविंग से, जो ऑर्गेनिक है वो लिविंग से। ये था 200 से 300 साल पहले के जो साइंटिस्ट थे उनका, उनकी थिंकिंग थी, उनका लॉ था कि ऑर्गेनिक सिर्फ हम लिविंग से ही ले सकते हैं और इनऑर्गेनिक हम सिर्फ नॉन लिविंग से ले सकते हैं या फिर मिनरल से ले सकते हैं। तो उनकी जो डेफिनेशन थी, अकॉर्डिंग टू देम द डेफिनेशन वाज द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अर्ली एजेस के साइंटिस्ट, उनकी डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की अकॉर्डिंग टू देम क्या थी, मैं रिपीट कर रही हूँ, द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ब्रजीलियस 1807 में 200 से 300 साल पहले के जो साइंटिस्ट थे उनकी थिंकिंग थी। एंड दे बिलीव ऑन अ थेरी, वो एक थेरी पे बिलीव करते थे। उस थेरी को उन्होंने क्या नाम दे दिया जी, वाइटल फोर्स थेरी। अब हम देख लेते हैं कि ये वाइटल फोर्स थेरी क्या होती है। वो साइंटिस्ट सोचते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे हैव सम काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फोर्स। उस फोर्स से क्या होता है, हम नए कंपाउंड्स बिल्ड कर लेते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं। तो उन्होंने उस थ्योरी को क्या नाम दे दिया जी, वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे दिया। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। जी अब देखते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने आपको भी ऊपर बताया कि जो पहले के कदीम ज़माने के साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि अगर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है तो हमारे पास ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, जो कि क्या करेंगे जी, उनके पास एक स्पेशल किस्म की फोर्स होती है, स्पेशल किस्म की एनर्जी होती है जिससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्ड करते हैं। अगर नॉन लिविंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट इन अर्ली एजेस, वो सोचते थे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वाइटल फोर्स नहीं होती जिससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकें। वाइटल मीन ज़रूरी। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनका यह भी मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो दे कंसीडर दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब फॉर फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल।
वो कहते थे कि हम किसी भी कंडीशन पे इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट से अपनी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक क्रिएट नहीं कर सकते। जी नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आएंगे दैट इज वूलर एंड इन 1828 वूलर के एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको भी आपने छोड़ना नहीं है, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं जी वूलर कौन थे। वूलर का जो अगर फुल नेम देखें तो दिस इज फ्रेडरिक वूलर एंड ही बिलोंग्स टू जर्मनी। ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, जर्मन साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वूलर। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया 1828 में। And the main contribution in chemistry of Wooler is कि he rejected vital force theory. Vital force theory क्या है, जैसा कि हमने अभी पढ़ी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर बनाने हैं तो वो कौन बनाएगा, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। अब इस थ्योरी को रिजेक्ट करने वाले पर्सन का नेम क्या है, वूलर, फ्रेडरिक वूलर। किस ईयर में जी, 1828। ये एमसीक्यूज बनते हैं। अब फ्रेडरिक वूलर प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। फ्रेडरिक वूलर ने लैब में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और किस चीज से बनाया होगा, गैस कीजिएगा, जल्दी जल्दी गैस करें 1 2 3 4 5 नो, चलें। फ्रेडरिक वूलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। जब उसने लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोडक्ट बना ली तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। अब देखते हैं कि उसने कौन सा कंपाउंड बनाया और किस और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। उसने यूरिया प्रिपेयर किया फ्रॉम अमोनियम सायानाइड। अमोनियम सायानाइड क्या है, इनऑर्गेनिक, एंड यूरिया इज ऑर्गेनिक। अमोनियम सायानाइड का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज NH4CnO। तो अमोनियम सायानाइड उसने लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसने उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, वो क्या था, यूरिया था। अब यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कहाँ से मिलता है हमें, दिस इज द प्रेजेंट इन वेस्ट ऑफ मैमल्स, एनिमल के वेस्ट में या मैमल्स के वेस्ट में होता है। अमोनियम साइनाइड में 2 आयन है, अगर आप देखें तो दिस इज, अगर आप ये रिएक्शन देखिएगा, आपके सामने ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वूलर एंड हु रिजेक्ट द वाइटल फोर्स थ्योरी, एंड व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड इन लैब। या एमसीक्यूज आ जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया किस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया। तो आपको ये नजर आ रहा होगा, दिस इज NH4CnO, अमोनियम सायानाइड। इसमें एक अमोनियम आइन है जिसको हम बोलते हैं NH4+, एक सायानेट आइन है, दिस इज CnO-1। इसको जब हीटअप किया तो यहाँ पे क्या हुआ जी, यूरिया बन गया। यूरिया क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, 2 अमाइन ग्रुप लगे हुए हैं किसके साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। क्लियर, ये लैब में प्रिपेयर किया, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड इन लैब एंड दैट इज यूरिया। किससे प्रिपेयर किया जी, अमोनियम सायानेट से। किसने किया, वूलर ने। किस ईयर में, 1828 में। वूलर कौन था जी, जर्मन साइंटिस्ट था। फुल नेम क्या है जी, फ्रेडरिक वूलर। कौन सी थ्योरी को रिजेक्ट किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। क्लियर जी। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है, गिव मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे हम ले रहे हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए तो उसकी डेफिनेशन भी क्या होगी, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी से आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी डेफिनेशन फाइंड आउट कर लेनी है, इजी है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आए तो जी आपके माइंड में आना चाहिए कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और उनके डेरिवेटिव्स हों, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जैसे पढ़ा कि कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कार्बन तो है लेकिन वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं होते, जस्ट लाइक कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, दे आर इनऑर्गेनिक। अब ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं होते, इनकी रीजन क्या है, दे हैव सम हिस्टोरिकल रीजन एंड कन्वेंशनल रीजंस, दैट्स व्हाई दे डिडंट कंसीडर एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके सिलेबस में यही रीजंस हैं, और अगर हम देखें तो ये एक पूरा लेक्चर बन जाता है इन पे। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम हिस्टोरिकल या बैकग्राउंड पे अगर जाएं तो दीज कंपाउंड डोंट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके अलावा जैसे हमने पढ़ा कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड हो सकते हैं, लेकिन मस्ट क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही।
जी नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स हमने स्टार्ट करने हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फीचर्स मीन उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं, जो स्पेसिफिक नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्या है। सबसे पहली नेचर है जी पिक्यूलियर बिहेवियर या पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। जी पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन क्या है। पिक्यूलियर मीन स्पेसिफिक। हमने चैप्टर 1, 2, 3 में पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स पढ़े एट द टॉप ऑफ द कंपाउंड। अब सबसे प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ कार्बन के पास है, वो प्रॉपर्टी क्या है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज कैटिनेशन, ये किस तरह चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें क्या होता है, गिव वैरायटी ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। जी जैसा कि हमें पता है कि जब कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है तो कैटिनेशन में क्या है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स बनता है। तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड में क्या होगा, इसका साइज बड़ा होता जाएगा, शेप डिफरेंट होती जाएगी और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता जाएगा। ये हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि शेप और स्ट्रक्चर किस तरह डिफरेंट होता है। हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि अगर जैसे कार्बन टू कार्बन बढ़ता जाएगा तो इसमें मॉलिक्यूलर मास भी साथ साथ बढ़ता जाएगा। कार्बन में सिंगल, डबल और मल्टीपल बॉन्ड्स की भी एबिलिटी होती है। जी ये देखिएगा, ये कैटिनेशन है। अगर आप देखें तो आपको 3 स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं और हर स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, जहाँ पे चेन की बात करें तो कार्बन टू कार्बन चेन बनी हुई है। दिस इज कार्बन टू कार्बन चेन, तो दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब यहाँ पे भी देखें, ये आपको ब्रांच स्ट्रक्चर राइट साइड पे 2 नजर आ रहे होंगे और जो फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज अनब्रांच्ड, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं चेन लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, नॉन आयोनिक नेचर। नॉन आयोनिक नेचर जैसे कि हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कोविलेंट होते हैं। कोविलेंट हैं तो इसका मतलब है दे डोंट शो और आयोनिक नेचर, उनकी जो रिएक्शंस होंगे वो आयोनिक नहीं होंगे। अगर वो कोविलेंट कंपाउंड्स हैं तो उनकी नेचर भी क्या होगी, कोविलेंट नेचर होगी। थर्ड इज सिमिलर इन बिहेवियर। अब सिमिलर इन बिहेवियर में अगर हम देखें तो जो रिलेशनशिप है इनमें प्रॉपर्टीज का, वो क्या होता है, सेम होता है। सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज अलग से मैंने एक स्लाइड बनाई है, वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, गिव एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जिसमें आपके पास जो होमोलोगस सीरीज, सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या होती है। ऐसी सीरीज जो सिमिलर बिहेवियर शो करती है उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। और हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बिहेवियर, उनकी नेचर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो होते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। तो आपको पता है अल्केन फैमिली है तो उसकी नेचर सेम होगी। अल्कीन अल्काइन है तो उनकी भी नेचर अपने लिहाज से सेम होगी। जैसे अल्केन है तो उसमें सिंगल बॉन्ड, अल्कीन है तो उसमें डबल बॉन्ड, अल्काइन है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड। ईच फैमिली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जिसको होमोलोगस बोलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, होमोलोगी बोलेंगे। जी अब देखें जी, अगर हम बात करें डिफरेंट फैमिलीज की, अल्केन फैमिली, अल्काइन फैमिली, अल्कीन फैमिली, तो उनका स्पेसिफिक जनरल फार्मूला होता है जिसकी बेस पे हम उस फैमिली को डिटरमिन करते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट जब टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको हर फैमिली के साथ, अगर मैं चलें एग्जांपल देती हूँ अल्केन फैमिली की, तो अल्केन फैमिली के लिए जनरल फार्मूला है, डेट इज CnH2n +2। तो दिस इज द जनरल फार्मूला, रिपीट कर रही हूँ, CnH2n+2। तो इस फार्मूले से क्या है, हम पूरी फैमिली के फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। जी यहाँ पे होमोलोगस सीरीज का बताया है कि होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस किस क्या होता है कि हर कंपाउंड में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। चलें जी, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अल्केन में सबसे पहला मेंबर लेते हैं मिथेन। मिथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। और साथ में हम एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड मेंबर की, इथेन, C2H6। अगर आप इसमें फ़र्क निकालो तो आपको जो फ़र्क निकलेगा वो किस ग्रुप का निकलेगा, CH2 ग्रुप का निकलेगा। और CH2 ग्रुप का मैस कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 12+2, तो इसका ओवरऑल जो मैस निकलेगा वो कितना निकलेगा, 14 निकलेगा। इसका मतलब होमोलोगस सीरीज में अगर मॉलिक्यूलर मैस का डिफरेंस निकले, हमने एडजस्टेंट लेने हैं। हमने ये नहीं करना कि हम मिथेन के साथ प्रोपेन का ले लें, ब्यूटेन का ले लें। मिथेन के बाद जो मेंबर आता है हमने उसी के साथ उसका लिंकअप करना है। जी फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। उसके अलावा जी इसको हम जनरल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं और डिफरेंट इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे फैमिलीज, अल्केन फैमिली है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, अल्कीन है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी।
जी नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन होती है, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर हम कॉमन से एग्जांपल लें तो एग्जांपल किसकी है जी, स्टार्च की। स्टार्च का फॉर्मूला देखें C6H10O5 और N नजर आ रहा है। N का मतलब क्या होता है कि हमें नहीं पता ये इस तरह के कितने यूनिट्स लगे हुए हैं। N मीन अनलिमिटेड, तो ये सेवरल थाउजेंड तक भी चला जाता है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। प्रोटीन का स्ट्रक्चर ले लें। प्रोटीन का अगर आप देखो तो प्रोटीन की जो रेंज होती है फ्यू थाउजेंड से मिलियन तक चली जाती है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है प्रोटीन भी। जी नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपको पता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अब आइसोमर ये शो करते हैं द फिनोमिना इन विच मोर देन वन कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज भी डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है जी रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लो होता है। अगर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है तो इनकी यील्ड भी क्या होगी, स्लो होगी। तो दे गिव लेस यील्ड, लेस प्रोडक्ट बनती है। इनकी टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है। इनके मॉलिक्यूलर नेचर पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन स्लो हो जाता है और यील्ड भी कम हो जाती है। जी सॉल्युबिलिटी देखते हैं। सॉल्युबिलिटी के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो जो चीज़ पोलर है वो पोलर में डिजोल्व होगी, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या है जी, पोलर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो वो क्या है, नॉन पोलर। तो वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपस में डिजोल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं, सच एज बेंजीन, पेट्रोलियम एंड ईथर, दे डोंट डिजोल्व इन वाटर। जी इसी तरह अगर हम डिफरेंट कंपाउंड्स देखें, प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इस तरह हम अपनी डिफरेंट सोसाइटी में देखें, इसको हम सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं, या हम बोल सकते हैं दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है कि हमारे इर्द गिर्द हर जगह, हमारे खाने में, कपड़ों में, हमारे घर में, हमारे घर में जो पेंट्स होते हैं उसमें, फर्टिलाइजर्स में, टेक्सटाइल में, रबर में, हमारी दवाइयों में, मेडिसिन में, वार्निशेस में, हर जगह क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये खाने से लेकर घर में पेंट करने तक और फेस पे मेकअप करने तक हर चीज में क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा हम इसको डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने में, उसको प्रिवेंट द शॉर्टेज, किसी भी चीज़ की अगर कमी हो रही है तो हम उसे ऑर्गेनिकली ले सकते हैं प्लांट से, या उसको बिल्ड कर सकते हैं। जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें, अगर हम उसके ऊपर इंपॉर्टेंस पढ़ें कि कहाँ कहाँ पे होती है, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल। जी नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज देख लें, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन साथ साथ वाले। तो यूनिट जैसे कि पहले बता दिया है कि किस यूनिट का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल आपको दी है अल्केन की, जनरल फार्मूला लिखा है CnH2n+2, और इसी बेस पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अपने फार्मूलाज ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप मिथेन देखें तो मिथेन में देखें CH4 और इथीन में देखें C2H6। अगर आप डिफरेंस निकालें, ऊपर 1 कार्बन है, नीचे 2 कार्बन है, एक कार्बन का डिफरेंस निकला, ऊपर 4 हाइड्रोजन है, नीचे 6 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस निकला। तो अगर आप देखो तो आपका यूनिट का डिफरेंस निकल रहा है CH2। तो दिस इज द होमोलोगस सीरीज। जी नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द थर्ड वन टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, एंड दैट इज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल। अब सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अर्ली एजेस में क्या किया जाता था डिटरमिन, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं, जस्ट लाइक प्लांट्स, डेड प्लांट्स हो गए, वेजिटेबल्स हम उससे ले लेते हैं, ऑयल्स बना लेते हैं, कॉटन ले लेते हैं। तो अब जो हमारे पास सोर्स हैं, डेट आर पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, दे आर गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनको हम क्या कह सकते हैं, वी विल गेट दिस फ्रॉम फोसल फ्यूल्स। फोसल फ्यूल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स की जो रिमेनिंग होती हैं उनको हम फोसल फ्यूल्स बोलते हैं। पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल, दे आर फोसल फ्यूल्स, और इनको लॉन्ग पीरियड से हम एनिमल से या प्लांट से हासिल कर सकते हैं। जब जानवर या पौधे गल सड़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ज़मीन की तह में चले जाते हैं और वहाँ पे फोसल फ्यूल्स की फॉर्म में रिजर्वायर हो जाते हैं, वहाँ जमा होते जाते हैं, और हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक। जी नेक्स्ट इज कोल। कोल क्या होता है बेसिकली, अगर हम कोल को देखें तो कोल की अगर हम फीचर्स देख लें, जनरल फीचर्स देखें, तो हम कह सकते हैं दिस इज ब्लैक कलर,
दिस इज ऑफ ब्लैक कलर, इसका ब्लैक कलर होता है और सॉलिड मटेरियल होता है, या आप इसको सॉलिड मिनरल भी बोल सकते हो। कहाँ से लेते हैं जी? ट्रीज, जो दरख्त पौधे बरिड हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, वो अर्थ क्रस्ट के प्रोसेस से 500 मिलियन ईयर्स अगो जो डायनासोर के हमें रिजर्वायर वो मिलते हैं, फोसिल्स मिलते हैं। इसी तरह हमें कोई प्लांट्स, कोई एनिमल की डेथ हो जाती है तो वो उधर पड़ा पड़ा क्या करता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द प्रोसेस ऑफ द इन्वायरमेंट और ज़मीन के प्रेशर की वजह से, उसके हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वो उसको कोल में कन्वर्ट कर देते हैं। जी, बैक्टीरियल एक्शन होता है, केमिकल एक्शन होते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एक फ्लो चार्ट यूज़ करेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ। जी, हाई टेम्परेचर होता है, आपको पता है जैसे जैसे हम अंडर द अर्थ सरफेस जाते हैं, ज़मीन की सतह के अंदर जाते जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, हीट ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उनके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, उनका रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और वो उसको क्या करते हैं, चेंज करना शुरू हो जाते हैं। पहले वुड होती है, वो पीट बन जाती है, फिर वो लिग्नाइट में ट्रांसफर हो जाते हैं। यूजेस इसके देख लेते हैं। यूज़ क्या है जी? दिस इज़ द गुड सोर्स ऑफ फ्यूल होता है। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में अगर देखें तो 184 बिलियन टन ये प्रिपेयर करता है जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग। और 80% इसमें क्या होता है, कोल को हम ब्रिक्स बनाने में लाइम किल्न में यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपने देखी होगी अक्सर भट्टियाँ बनी होती हैं, किसी गाँव वाली साइड पर जाएँ तो वहाँ पर क्या है, जो ईंटें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पर 80% कोल यूज़ की जा रही है। और सम क्वालिटी इज़ यूज़ फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, घर में हम यूज़ करते हैं। जी, ये देखें, आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है। सबसे पहले अगर आप देखो तो वुड डेड, ये डेड एनिमल्स भी हो सकते हैं, डेड प्लांट्स भी हो सकते हैं। जब ये डेड हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ज़मीन की सतह पे पड़े पड़े इन पे बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन होता है और जैसे जैसे ये ज़मीन के अंदर जाना शुरू होते हैं तो उस पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। तो वो वुड कन्वर्ट हो जाती है पीट में, पीट के बाद जब इस पर प्रेशर और टेम्परेचर इफेक्ट करते हैं तो ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाती है। साथ में आपको कार्बन की परसेंटेजेस भी नज़र आ रही होंगी। तो एंड पे आप देखें तो आपके पास एंथ्रासाइड बन जाता है। दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, जिसमें कार्बन कितना होता है, 85 टू 98% होता है। जी, साथ साथ मैं आपको इसकी कंपोजिशन भी बता देती हूँ। नेचुरल गैस, ये सारी स्लाइड हमने देख ली है, इसके यूजेस देख लिए हैं। पावर जनरेशन में, सीमेंट में, फर्टिलाइजर में एज अ फ्यूल यूज़ होता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ किया जाता है। और अगर हम इसके साथ में कंपोजिशन देखें तो जैसे मैंने बोला कि दिस हैज़ द मेजर पोर्शन ऑफ मीथेन। तो मीथेन की अगर बात करें तो 80 टू 95% इसमें मीथेन होता है और कुछ ट्रेसेस होती हैं, ट्रेसेस अमाउंट होती है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन की। अब इसमें नेचुरल गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन गैस भी हो सकती है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी हो सकती है। जी, नेक्स्ट हमने दो देखने हैं सोर्सेज, पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम देख लेते हैं पहले। इसको रिफाइंड ऑयल भी बोलते हैं या मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। उसके अलावा इसको हम स्लो केमिकल रिएक्शन से, जिसको हम बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उससे हम इसको हासिल कर सकते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है? बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स में। और क्रूड ऑयल अगर देखें तो दिस इज़ द रॉ ऑयल, खाम ऑयल भी इसको हम बोलते हैं। ब्लैक कलर का होता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द रॉक्स और इसका लिक्विड होता है ब्लैकिश कलर का, जिसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। यू कैन से दिस इज रॉ ऑयल। इसको रिफाइंड किया जाता है डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शन। नेक्स्ट है जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? द क्रूड और पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इनटू अ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट बॉइलिंग रेंजेस पे जब हम एक रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब दिस डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग द क्रूड ऑयल। हीट करना है तो डेफिनेटली टेम्परेचर चाहिए होगा। तो टेम्परेचर इज द गुड सोर्स या इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और टेम्परेचर आपको बता दिया है 400 डिग्री से अगर हम करेंगे इलेक्ट्रिकल फर्नेस में तो वो डिफरेंट फ्रैक्शंस हमें देगा। अब इसमें ये सारी इसकी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन बताई गई है कि फ्रैक्शन कॉलम होता है, पाइप्स होते हैं जिसमें हम इसको, द कॉलम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कंपार्टमेंट। जो कॉलम है, जो इसका ऑपरेटस है, मशीनरी है, वो सेवरल कंपार्टमेंट्स में होता है जो डिफरेंट टेम्परेचर की रेंजेस के अकॉर्डिंग वर्किंग करता है। हर कंपार्टमेंट, हर पार्ट की अपना टेम्परेचर होता है जिसपे वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करता है।
ये देखें आपको टेबल नजर आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। नेचुरल गैस देखें तो इसकी बॉइलिंग देखें 20 से अप्रॉक्सीमेटली है, तो 20 की रेंज में होगा तो आपके पास क्या बनेगा जी, मिथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन बन जाएगा। यूज कहाँ पे होता है जी, फ्यूल में और फोटोकेमिकल में। अगर आप टेम्परेचर जो आपका है 20 to 60 बॉइलिंग पॉइंट में जा रहा है तो आपके पास हायर मेंबर पे जाता जाएगा। जैसे देखें पेंटेन और हेक्सेन बन रहा है, उनके यूजेस क्या है, एज अ सॉल्वेंट यूज होते हैं। उसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखो नेफ्था देखो, तो अगर इसकी बॉइलिंग रेंज क्या जा रही है, टेम्परेचर रेंज क्या जा रही है, 60 to 100, तो अब वो हेक्सेन भी बना रहा है, हेप्टेन भी बना रहा है, और एज अ सॉल्वेंट और रॉ मटेरियल यूज किए जा रहे हैं। तो एक साइड पे फ्रैक्शंस दी गई हैं कि आपके पास ये फॉर्म्स हैं, ये आपके पास चीजें हैं, और इनका बॉइलिंग रेंज क्या होगी, इनकी कंपोजिशन मीन इसमें कौन कौन सी फैमिलीज आ जाएंगी, कौन कौन से ग्रुप्स आ जाएंगे अल्केन के, तो कौन कौन से मेंबर्स आ जाएंगे, और इनका यूज क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसको कैसे रिफाइन किया जा रहा है। पाकिस्तान में अगर देखें तो अटक ऑयल रिफाइनरी है जो मुर्गा नियर रावलपिंडी वाली साइड पे है, उसमें 1.25 मिलियन टन ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। उसके अलावा एक हमारे पास रिफाइनरी मिल है जो है पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, और एक है नेशनल ऑयल रिफाइनरी जो कि कराची में होती हैं। उनकी एबिलिटी कितनी है कि वो कितने ऑयल को, पेट्रोलियम को रिफाइन कर सकती हैं, डेट इज 2.13 मिलियन टन ऑफ ऑयल। उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो 2.13 मिलियन टन ऑयल को रिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और है पाक अरब रिफाइनरी जो कि महमूद कोट में है, मुल्तान के करीब। सो गाइस दिस इज टुडेज लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। तो इसको लेक्चर को लाजमी कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।